जादुई हिरनी। दोस्ती बहुत ही कीमती चीज है जिसकी वजह से हम अपने दोस्तों के लिए खतरों को अपनी इच्छा से उठा सकते हैं। हम अपनी संपत्ति को बहुत कम महत्ता देते हैं और जिंदगी को उसका भोग करने के लिए एक तिनके के बराबर समझते हैं जब हमें उनको अपने किसी दोस्त को देने की बारी आती है। बहुत सारी कहानियों हमें यह बात सिखाती हैं और इतिहास भी ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। अब मैं आपको एक वैसा ही उदाहरण देने जा रही हूं जो मेरी नानी मुझे सुनाया करती थीं। सो अब आप लोग उसे कान खोलकर और मुंह बंद करके सुने। एक बार की बात है कि लॉन्ग ट्रेलिस का एक राजा था जिसका नाम था जियानोने। उसके कोई बच्चा नहीं था, सो उसको बच्चों की बहुत इच्छा थी। इसके लिए वह अक्सर भगवान से प्रार्थना किया करता था ताकि वह उसकी इच्छा पूरी कर दें। केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि इस काम के लिए वह भिखारियों और तीर्थयात्रा करने वालों को दान भी बहुत देता था। उनको वह वे सभी चीजें देता था जो उसके पास थीं। पर जब उसने देखा कि इस सब से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ और उसके अपने हाथ अपनी जेब में डालने का कोई अंत ही नहीं था, तो उसने अपना दरवाजा कसकर बंद कर दिया और फिर जो कोई भी उसके दरवाजे पर आया तो उसको अपने तीर कमान से मार दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक लंबी दाढ़ी वाला तीर्थयात्री उधर से गुजर रहा था। उसको या तो पता नहीं था कि राजा अब बिल्कुल ही बदल चुका था और या शायद उसे पता था तो वह उसको बदलना चाहता था। उसने जाकर राजा से रहने के लिए शरण मांगी तो राजा ने एक भयानक नजर उस पर डालते हुए और गुर्राते हुए उससे कहा, अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और घर शरण के लिए न हो तो तुम अंधेरे में कहीं जाकर सो जाओ। बिल्ली के बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली हैं और मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। जब बूढ़े ने पूछा कि उसके इस बदलाव की क्या वजह है तो राजा बोला, मेरी बच्चों की बहुत इच्छा है। उसको पूरी करने के लिए मैंने जो भी यहाँ आया और जो भी यहाँ से गया मैंने उन सबको बहुत दान दिया, अपना सारा खजाना लुटा दिया। आखिर जब मैंने देखा कि मेरी तो सारी दाढ़ी ही खत्म हो गई तो मैंने अपनी हजामत बनानी बंद कर दी और अपना रेजर उठाकर रख दिया। तीर्थयात्री बोला, बस अगर इतनी सी बात है तो तुम अपने दिमाग को शांत रखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, चाहे मुझे अपने कान ही क्यों न खोने पड़े। राजा बोला, ऐसा ही हो। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आदमी बोला, तो मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें वाकई बच्चे की इच्छा है तो तुमको एक समुद्री ड्रैगन का दिल लाना पड़ेगा और उसे पकाकर रानी को खिलाना पड़ेगा। और फिर तुम देखना कि मैंने जो कुछ कहा है वह होकर रहेगा। राजा बोला, यह काम होना तो बहुत मुश्किल लगता है, पर इस कोशिश में मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ खोऊंगा तो नहीं न, इसलिए मुझे समुद्री ड्रैगन का दिल लाना ही चाहिए। सो उसने तुरंत ही 100 मछियारे समुद्र में ड्रैगन पकड़ने और उसका दिल लाने के लिए भेज दिए। उन्होंने भी ड्रैगन पकड़ने के लिए अपने सब साधन जुटाए और समुद्र की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने एक समुद्री ड्रैगन को पकड़ा, उसको मारकर उसका दिल निकाला और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे पकाने और खाने के लिए रानी को दे दिया। जब रानी ने उसे खा लिया तो राज्य भर में राजा की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत खुशियां मनाई गईं। समय आने पर राजा के 2 बेटे हुए। वे दोनों इतने एक से थे कि राजा तो राजा रानी खुद भी यह नहीं बता सकती कि कौन सा बेटा कौन सा है। दोनों लड़के इस तरह एक साथ बड़े हुए कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनका आपस में एक दूसरे के लिए इतना प्यार था कि रानी को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी कि जो राजा का वारिस बनने वाला था और जिसका नाम फोंजो था, वह अपनी मां के मुकाबले में अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह नहीं जानती थी कि वह अपनी आंख के इस कौटे को किस तरह से दूर करे।
अब एक दिन क्या हुआ कि फोंजो अपने भाई के साथ शिकार के लिए जाने वाला था तो उसने अपने कमरे में आग जलाई और उस पर लैड पिघलाने लगा जिससे वह बंदूक की गोलियों बना सकता। यह करते हुए शायद उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी, मुझे नहीं मालूम क्या, तो वह उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर गया। इस बीच रानी वहां आ गई तो उसने केवल कैनालोरो को ही वहां देखा तो उसने उसको दुनिया से ही भेजने का निश्चय किया। उसने झुककर गोली बनाने का गर्म सांचा उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। वह उसकी भौं पर जाकर लगा जिससे वहां एक बहुत ही बुरा घाव हो गया। वह उसको एक बार और मारना चाह रही थी कि इतने में फोंजो अंदर आ गया। तो उसने बहाना बनाया कि वह तो फोंजो को देखने के लिए आई थी कि वह कैसा है। उसने उसको कई बार सहलाया और चली गई। इधर कैनालोरो ने अपना टोप कुछ माथे की तरफ खिसका लिया और फोंजो से उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा बल्कि और शांत खड़ा रहा, हालांकि उसको बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा था। जैसे ही उनकी गोलियों बनकर खत्म हुई तो उसने अपने भाई से कहा कि वह अब वहां से जाना चाहता है। फोंजो को उसका यह अचानक लिया हुआ फैसला बड़ा अजीब सा लगा। सो उसने उसकी वजह पूछी तो वह बोला, मुझसे और ज्यादा मत पूछो मेरे प्यारे फोंजो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है और तुमसे अलग होना पड़ रहा है। तुम जो मेरे दिल हो, मेरे शरीर की सांस हो, मेरी जान हो, वह तुम मेरे लिए हमेशा ही रहोगे, क्योंकि अब और कुछ नहीं हो सकता, सो विदा। मुझे याद करते रहना। यह कहकर दोनों आपस में गले मिले और बहुत देर तक रोते रहे। फिर कैनालोरो अपने कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपना जिरहवख्तर पहना, अपनी तलवार ये ऊपर से लेकर नीचे तक हथियारों से लैस हुआ और घुड़साल से एक घोड़ा लेकर वह उसके पैर के छल्ले पर पैर रखकर चढ़ने वाला ही हो रहा था कि फोंजो रोता हुआ वहां आ पहुंचा। वह आकर कैनालोरो से बोला, अब जब तुमने मुझे छोड़कर जाने का इरादा कर ही लिया है तो कम से कम अपने प्यार की कोई याद ही छोड़ते जाओ तो मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में मैं अपने आप को कुछ तसल्ली दे सकूं। यह सुनकर कैनालोरो ने अपना खंजर जमीन में गाड़ा तो एकदम से वहां से एक फव्वारा निकल पड़ा। उसने अपने जुड़वा भाई से कहा, अपनी याद में मैं यही सबसे अच्छी चीज छोड़कर जा रहा हूं। इसके बहाव से तुम मेरी जिंदगी को जान पाओगे। अगर तुम इसे साफ बहते हुए देखो तो समझना कि मेरी भी जिंदगी साफ और शांत गुजर रही है। अगर तुमको इसमें कुछ हलचल दिखाई दे तो समझना कि मेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव है। और अगर यह सूख जाए तो समझना कि मेरी जिंदगी के दिए का तेल जल चुका है। इसके बाद उसने अपनी तलवार जमीन में घुसाई तो एकदम से एक मेहंदी का पेड़ वहां उगाया। फिर उसने भाई से कहा, जब तक यह मेहंदी का पेड़ हरा है तो समझना कि मैं लीक की तरह हरा हूं। अगर तुम इसको मुरझाता देखो तो समझना कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और अगर यह सूख जाए तो फिर तुम कैनालोरो के लिए रो सकते हो। यह सब कह सुनकर दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और फिर कैनालोरो अपनी यात्रा पर चल दिया। बीच में उसने बहुत सारी चीजों का सामना किया। आखिर वह चलते चलते साफ पानी के राज्य में आ गया। इत्तेफाक की बात थी कि उसी समय वे एक टूर्नामेंट का इंतजाम कर रहे थे और उस टूर्नामेंट में जो कोई भी जीतता राजा उसी से अपनी बेटी की शादी करता। यहाँ कैनालोरो ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और टूर्नामेंट में वहां के सारे हिस्सा लेने वालों को पछाड़कर राजकुमारी फैनीचा को जीत लिया। इस जीत की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी गई। कैनालोरो वहां कुछ महीने सुख शांति से रह रहा था तो एक दिन एक बुरा विचार उसके दिमाग में आया कि उसको शिकार के लिए जाना चाहिए। उसने यह बात राजा से कही तो राजा बोला, बच्चे संभाल कर जाना, वहां जाकर तुम वहम में मत पड़ जाना, अपनी अक्ल काम में लाना और आंखें खुली रखना, क्योंकि यहाँ के जंगलों में एक बहुत ही नीच ओगरे रहता है जो रोज अपना रूप बदलता रहता है।
कभी वह भेड़िया बन जाता है तो कभी शेर बन जाता है, वारहसिंगा बन जाता है, कभी दूसरी चीज। अभी गधा है तो बाद में यानी कभी एक चीज और वह हजारों ऐसे तरीके जानता है जिससे वह आने जाने वालों को अपनी गुफा में पकड़ता है। वह वहीं उनको मारता है और खा जाता है। इसलिए बच्चे अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना वरना वहां केवल तुम्हारे कपड़े ही मिलेंगे। कैनालोरो जानता ही नहीं था कि डर क्या होता है, सो उसने अपने ससुर की सलाह के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही सूरज की किरणों की झाड़ू ने रात के अंधेरे की सफाई की, वह शिकार के लिए बाहर निकल गया। चलते चलते वह एक जंगल में आया जहां की पत्तियों के नीचे सूरज अंधेरे से औखमिचौली खेल रहा था। ओगरे ने उसे आते देख लिया था, सो वह एक सुंदर हिरनी बन गया, जिसको जैसे ही कैनालोरो ने देखा तो वह भी उसके पीछे भाग लिया। फिर वह उसको जंगल में इधर उधर इस तरह से भगा ले गई कि वह उसे जंगल के बीच में ले आई। वहां उसने एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान ला दिया। ऐसा लगने लगा जैसे आसमान ही गिर पड़ेगा। कैनेलोरो ने देखा कि वह तो एक गुफा के सामने खड़ा है, तो उसने गुफा में शरण लेने का सोचा। वह ठंड से जमा जा रहा था। उसने कुछ लकड़ियों बीनी जो वहीं गुफा में ही पड़ी थीं। वहां उसने उनसे आग जलाई। जब वह आग के पास खड़ा था और अपने कपड़े सुखा रहा था तो हिरनी गुफा के दरवाजे पर आकर बोली, सर नाइट, मेहरबानी करके मुझे भी यहाँ अपने ठंड मिटाने के लिए आने की इजाजत दें। मैं ठंड से कौप रही हूँ। कैनालोरो जो बहुत दयालु था बोला, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। हिरनी बोली, यकीनन मैं आती हूँ, पर मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगे। कैनालोरो बोला, डरो नहीं, मेरा विश्वास करो। हिरनी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं अंदर आऊं तो तुम अपने कुत्ते बांध दो ताकि ये मुझे कुछ नुकसान न पहुंचा सकें, और तुम अपने घोड़े को भी वौध दो ताकि यह मुझे मार न सके। सो कैनालोरो ने अपने कुत्ते बांधे, अपना घोड़ा वौधा। फिर भी हिरनी ने कहा, मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। फिर भी जब तक तुम अपनी तलवार नहीं वौध देते मैं अंदर नहीं आ सकती। कैनालोरो वास्तव में हिरनी से दोस्ती करना चाहता था, सो उसने उसकी बात मानकर अपनी तलवार भी कसकर बांध दी जैसे कोई देहाती करता है जब वह उसको लेकर शहर जाता है तो सिपाही के डर से करता है। जैसे ही ओगरे ने देखा कि कैनालोरो के पास अब उसकी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, उसने अपना असली रूप रखा और कैनालोरो के ऊपर चढ़ बैठा और उसको गुफा में एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उसने उस गड्ढे के ऊपर एक पत्थर रख दिया ताकि वह उसे बाद में खा सके। उधर फोंजो ने, जो कैनालोरो की खबर जानने के लिए सुबह शाम मेहंदी के पेड़ और फव्वारे के चक्कर लगाया करता था, एक दिन देखा कि पेड़ की पत्ती मुरझा गई थी और फव्वारे के पानी में हलचल थी। उसको तुरंत ही लगा कि उसका भाई किसी खतरे में पड़ गया है। उसको बचाने के लिए उसने घोड़ा लिया, दो जादुई कुत्ते लिए और अपने माता पिता से इजाजत लिए बिना ही अपने सब हथियार लेकर वहां से चल दिया। वह इधर उधर घूमता हुआ चल दिया। चलते चलते वह भी साफ पानी के राज्य आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि वहां तो सभी दुखी और उदास घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैनालोरी शायद मर गया है। जैसे ही वह दरबार में गया तो क्योंकि उसकी शक्ल सूरत कैनालोरो से बिल्कुल मिलती थी, तो वहां बैठे दरबारियों ने सोचा कि कैनालोरो वापस आ गया। सो वे तुरंत ही यह अच्छी खबर राजकुमारी को सुनाने गए। यह खबर सुनते ही फैनीचा तुरंत भागती हुई दरबार में आई और फोंजो के गले लगते हुए बोली, मेरे दिल, तुम अब तक कहाँ थे? फोंजो को तुरंत एहसास हो गया कि कैनालोरो यहाँ आया था पर यहाँ से फिर कहीं चला गया। सो उसने इस मामले को सुलझाने का विचार बना लिया। राजकुमारी से बात करने से उसे पता चला कि उसका भाई उसको कहाँ मिल सकता था। यह सुनकर कि उसने अपने आप को शिकार पर जाकर एक बड़े खतरे में फंसा लिया है, खास करके जबकि उसे अगर ओगरे मिल जाए तो।
उसको विश्वास सा हो गया कि कैनेलोरो जरूर वहीं होगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला वह जागा। वह शिकार खेलने जाना चाहता था, पर न तो फैनीचा की विनती और न ही राजा का कोई हुक्म उसको अपने भाई को ढूंढने से रोक सका। उसको तो शिकार खेलने जाना ही था। सो उसने अपने जादुई कुत्ते लिए और घोड़े पर चढ़कर वह शिकार के लिए चल दिया। वहां पर उसके साथ भी वही हुआ जो कैनेलोरो के साथ भी हुआ। पर जब वह गुफा में घुसा तो उसको अपने भाई के हथियार बंधे दिखाई दे गए। उसका घोड़ा और कुत्ते भी वहीं बंधे हुए थे। इससे उसको उस जाल का पता चल गया जिससे उसको वहां फंसा गया था। हिरनी ने उससे भी उसी तरह से कहा कि वह अपने हथियार घोड़ा और कुत्ते बांध दे, पर उसने उनको बांधने की बजाय खोल दिया और उसके ऊपर छोड़ दिया जो उसे फाड़कर खा गए। फिर वह अपने भाई के निशान ढूंढने लगा तो एक गड्ढे में से आती उसकी आवाज सुनाई दे गई। उसने गड्ढे पर से पत्थर उठा दिया और अपने भाई को निकाल लिया। साथ में उसने दूसरे कुछ और लोगों को भी निकाल लिया जिनको ओगरे ने बाद में खाने के लिए उस गड्ढे में बंद कर रखा था। पहले तो दोनों खूब गले मिले, फिर दोनों घर चले गए। जब फैनीचा ने उन दोनों को एक साथ देखा तो वे दोनों इतने एक से थे कि वह यह ही नहीं पहचान सकी कि उसका पति कौन सा है। फिर कैनेलोरो ने अपने सिर से टोपी उतारी तो उसको उसका घाव का निशान दिखाई दे गया। फोन्जो वहां 1 महीना रहा। आनंद करने के बाद उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। तो कैनेलोरो ने अपनी मां को लिखा कि वह दुश्मनी भूलकर उसके पास आकर रहे और वहां आकर आनंद करे। उसकी मां ने ऐसा ही किया। पर उस समय के बाद से उसने कभी कुत्तों की और शिकार की आवाज नहीं सुनी। वही आदमी नाखुश है जो अपनी कीमत पर सीखता है।